नमस्कार साथियों, एग्जामशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर में दिसंबर माह की अपनी पहली क्लास है। इसमें हम राजस्थान की नीतियाँ, राजस्थान के कार्यक्रम, कौन सा महोत्सव आयोजित हुआ है, कौन से नए पुरस्कार प्रदान किए गए, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है? क्या है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है? पहला ऑप्शन है सचिवालय, दूसरा विधानसभा भवन, तीसरा राजभवन, चौथा मुख्यमंत्री निवास। तो किसका नाम परिवर्तित करके लोक भवन किया है? तो वो किया है आपके किसका? राजभवन का नाम परिवर्तित करके लोक भवन किया गया है। अगर हम बात करें इसकी, तो राजस्थान सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है। इसका उद्देश्य है औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय लोकतंत्र की संस्कृति को सशक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय लोकतंत्र संस्कृति को सशक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस परिवर्तन के साथ क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका संदेश है लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। क्या है? लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है। राजस्थान अब देश का 9वां राज्य बन गया है। कौन सा? राजभवन का नाम परिवर्तित करने वाला राजस्थान देश का 9वां राज्य बन गया है। इससे पहले 8 राज्यों ने अपने राजभवन का नाम चेंज किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ किया गया है। किसका? प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या किया गया है? सेवा तीर्थ। और केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन के रखा गया है। क्या रखा गया है? केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ और राजस्थान में राजभवन का नाम लोक भवन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कौन सी? 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ में किस राज्य ने पुरस्कार प्राप्त किया है? कहाँ पे आयोजित हुई थी? लखनऊ में आयोजित हुई थी। और इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा तमिलनाडु। इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ था उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? राजस्थान में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसमें? राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ में जो आयोजित हुई थी उसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम देखते हैं 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में आयोजित हुई थी। और कब से कब तक हुई थी? तो 23 से 29 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 23 से 29 नवंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम बात करें राजस्थान की उपलब्धि क्या है इसमें, राजस्थान ने स्काउट व गाइड दोनों विंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? स्काउट व गाइड दोनों विंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें सर्वोच्च पुरस्कार चीफ नेशनल कमिश्नर फ्लैग व शील्ड इसमें प्राप्त की गई है। क्या क्या? सर्वोच्च पुरस्कार चीफ नेशनल कमिश्नर फ्लैग व शील्ड इसमें प्राप्त हुई है। इसमें जो प्रदर्शन की हम बात करें तो राजस्थान ने सभी प्रतियोगिता में ए ग्रेड प्राप्त करी है। क्या की है? जो सभी प्रतियोगिता आयोजित हुई है उसमें राजस्थान ने ए ग्रेड प्राप्त करी है। प्रतियोगिताएं कौन कौन सी थी इसमें? तो कैंप क्राफ्ट, पायनियरिंग, फूड प्लाजा, रंगोली, लोक नृत्य, मार्च पास्ट, फैशन शो और फर्स्ट एड आदि प्रतियोगिता इसमें आयोजित की गई है। इसमें प्रतिभागी कौन कौन थे? तो राजस्थान से 1703 सदस्य जिसमें स्काउट गाइड व अधिकारी शामिल है। कितने? 1703 सदस्य राजस्थान के इन्होंने भाग लिया है। स्काउट व गाइड राज्य के मुख्य आयुक्त कौन है राजस्थान के वर्तमान में? कौन है? निरंजन आर्य वर्तमान में राजस्थान स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त है। कहाँ पे आयोजित हुई थी जम्बूरी? लखनऊ में आयोजित हुई थी। कब से कब तक हुई थी? 23 से 29 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था और इसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 13 से 15 फरवरी 2026 को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? कौन सा? 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होगा? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई। कहाँ पे आयोजित होगा? ये होगा आपके नई दिल्ली में आयोजित होगा। कौन सा?
18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13 से 15 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर होगा? तो वो होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 13 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? ये कि पहली बार इसका आयोजन जयपुर के बाहर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि इसका आयोजन जयपुर से बाहर किया जा रहा है। इसमें चयनित फिल्में की अगर हम बात करें तो 37 देशों की 221 फिल्मों की पहली सूची जारी हुई है। कितनी? 37 देशों की 221 फिल्मों की पहली सूची इसमें जारी की है। आगे और भी सूची इसमें आएगी। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। कब से कब तक होगा? 13 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 1 से 19 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? कौन सा इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन आपका राजस्थान पुलिस, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग, तीसरा केंद्रीय मानव अधिकार आयोग, चौथा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग। इनमें से किस आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? वो किया जाएगा किसके? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसकी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम कौन सा है? शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसका आयोजन 1 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। इसका आयोजक कौन है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग इसका आयोजक है। प्रतिभागी कौन है इसमें? तो राजस्थान व अन्य राज्यों के 15 विश्वविद्यालयों के लगभग 48 छात्र इसमें भाग लेंगे। कितने? 15 राज्यों के विश्वविद्यालयों से चयनित 48 छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। और कहां पर इसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। हम बात करें इंटर्नशिप कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 50 यानी कि 48 लगभग 50 विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कितने? इंटर्नशिप कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 50 विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित इसमें किया गया है। इसमें शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में आयोजित किया गया है और 1 से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। इसमें लगभग राजस्थान व अन्य राज्यों के साथ 48 छात्र इसमें चयनित किए गए जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की। किसकी? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो इसके गठन की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो कब की गई थी? 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो मार्च 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। अगर इसकी संरचना की हम बात करें कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य और शामिल होंगे, तो इसमें पहले एक अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें शामिल थे। कितने? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल 5 सदस्य इसमें होते थे राज्य मानवाधिकार आयोग में। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का इसमें प्रावधान किया गया, यानी कुल 3 सदस्य इसमें होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, इसमें 3 सदस्य होते हैं। अगर वर्तमान में हम बात करें कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, इनके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। इसके क्या है? अध्यक्ष है। कौन? न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी इसके अध्यक्ष है। सदस्य की हम बात करें तो न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला इसके सदस्य हैं और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गुप्ता भी इसके सदस्य हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो मार्च 2000 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। आगे हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपका, 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से 3 दिसंबर को कहां पर हुआ था? कौन सा? 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक कहां पर इसका आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा डूंगरपुर,
और चौथा चित्तौड़गढ़। कहाँ पर कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजित हुआ था? वो हुआ था आपके कहाँ पर? राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया था। और कब किया था? 1 से 3 दिसंबर को इसका आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें अन्य महोत्सव की, तो आपका पहला है थार महोत्सव। थार महोत्सव का आयोजन हुआ था कब से कब तक? 8 से 9 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। अगला है बाड़मेर मालानी महोत्सव। ये 27 से 28 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था। अगला है बाड़मेर में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल। कौन सा? नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन 17 से 19 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव, इसका आयोजन 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक किया गया। अगला है उदयपुर में जीएसटी बचत उत्सव। ये 22 से 9 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। अगला है आपका आबानेरी महोत्सव। 26 से 27 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। दौसा का नटराज महोत्सव 11 से 16 जुलाई 2025 को हुआ। और जयपुर का सहकार व रोजगार उत्सव। कौन सा? सहकार व रोजगार उत्सव, जो कि 17 जुलाई 2025 को दादिया जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इस प्रकार राजस्थान में विभिन्न महोत्सव आयोजित किए गए। यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनकी अक्सर डेट पूछी जाती है कि कौन सा महोत्सव कब आयोजित किया गया था। जयपुर का सहकार महोत्सव, सहकार व रोजगार उत्सव कब? 17 जुलाई 2025 को दादिया जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सुरक्षित श्रेणी में कौन सी? सुरक्षित श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? कौन सी रिपोर्ट? खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सुरक्षित श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है आपका सीकर, दूसरा नागौर, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू। खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो दो आधार पर दिया, एक तो सुरक्षित श्रेणी में और एक असुरक्षित श्रेणी में इसको जारी किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुरक्षित श्रेणी में किसने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो क्या है? किसने? झुंझुनू ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें सूचकांक की, तो प्रदेश में 15 जिले सुरक्षित श्रेणी में शामिल है। किसमें? 15 जिले काय में शामिल है? सुरक्षित श्रेणी में शामिल है। और किस प्रकार पर इनको सुरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाता है? वो क्या जाता है? पौष्टिक अनाज की सुरक्षित व आसान पहुंच। कहां पर? जिन जिलों में पौष्टिक अनाज की सुरक्षित एवं आसान पहुंच होती है उनको सुरक्षित जिलों में शामिल किया जाता है। तो कितने जिले हैं? तो 15 जिले इसमें शामिल है। पहला स्थान जो जिसने प्राप्त किया है, किसने किया है? झुंझुनू ने प्राप्त किया है। और इसका स्कोर क्या है? 83.64 स्कोर के साथ झुंझुनू ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सुरक्षित श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर सबसे असुरक्षित जिले की हम बात करें तो कौन सा है? जैसलमेर सबसे असुरक्षित जिला है। और सुरक्षित कौन सा है? झुंझुनू। जैसलमेर का स्कोर क्या है? जैसलमेर का स्कोर है 12.17 इसका स्कोर है। और किस प्रकार इसको असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया? तो कुपोषण व अनाज उपलब्धता की बड़ी समस्या के चलते जैसलमेर को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। अगर हम सुरक्षित जिलों की हम बात करें कि कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, चूरू, राजसमंद, पाली, हनुमानगढ़, उदयपुर आदि सुरक्षित श्रेणी में शामिल है। और झुंझुनू का इसमें पहला स्थान है। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, चूरू, राजसमंद, पाली, हनुमानगढ़ और जयपुर सुरक्षित श्रेणी में शामिल है। अगर हम बात करें असुरक्षित या अत्यधिक असुरक्षित जिलों में, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर, ये जिले किसमें शामिल है? असुरक्षित या अत्यधिक असुरक्षित जिलों में शामिल है। कौन कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर। सबसे असुरक्षित जिला कौन सा हो गया आपका? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अगर राज्य के औसत स्कोर की हम बात करें कि खाद्य सुरक्षा में राज्य का औसत स्कोर क्या है, तो वो है 61.27 का औसत स्कोर है, जिसको केवल 10 जिले ही पार कर पाए। कितने? 10 जिले ऐसे जो राज्य का औसत स्कोर पार कर रहे हैं। यह स्कोर 4 तरह से तय किया जाता है। कितनी तरह से? 4 प्रकार से तय किया जाता है। इसमें अनाज की उपलब्धता,
अनाज की आसान पहुंच, उपयोग और स्थिरता मापदंड के आधार पर यह स्कोर तय किया जाता है कि कौन से जिले सुरक्षित श्रेणी में आएंगे, कौन से जिले असुरक्षित श्रेणी में आएंगे। वो किस आधार पर तय किया जाता है? अनाज की उपलब्धता, अनाज की पहुंच, उपयोग और स्थिरता मापदंड के आधार पर तय किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भी इसका स्कोर क्या था राज्य का, तो वही 61.27। इसमें पहला स्थान किसका है? झुंझुनू का। और असुरक्षित में पहला कौन है? तो जैसलमेर है। और किन आधार पर तय किया था? वो क्या था किसमें? अनाज की उपलब्धता, पहुंच और स्थिरता मापदंड और साथ ही उपयोग के आधार पर तय किया जाता है। आगे हम बात करें वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कौन सा? वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा बीकानेर। तो कहां पर किया गया है? ये किया गया आपके जोधपुर में। कौन सा? वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? तो वो किया गया आपके कहां पर? जोधपुर में इसको स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें जोधपुर में 1800 लाख रुपए की लागत से वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। कितने रुपए से? 1800 लाख रुपए की लागत से इसको स्थापित किया गया है। यह केंद्र फर्नीचर एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग को आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया है। किस लिए किया गया है? वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग को आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने तो इसको विकसित किया गया है। कहां पर? जोधपुर में इसको किया गया है। इसका उद्देश्य राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो भी इन उद्योग का स्थापित करेगा उनको लगभग 25% सब्सिडी इसमें प्रदान की जाएगी। आगे हम बात करें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कौन सा? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सा? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया था? पहला है IIT दिल्ली, दूसरा IIT जोधपुर, तीसरा IIM अहमदाबाद, चौथा NIT जयपुर। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ कहाँ पर? IIT जोधपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें अभियान की तो IIT जोधपुर में कहां पर? IIT जोधपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 2 से 6 दिसंबर को आयोजित हुआ। कब से कब तक? 2 से 6 दिसंबर को आयोजित हुआ। और कहां पर हुआ? IIT जोधपुर में। अगर इस परीक्षण में कार्यक्रम में कब आयोजित हुआ? 2 से 6 दिसंबर को आयोजित हुआ। और प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग राजस्थान तथा यूनिसेफ राजस्थान का सक्रिय सहयोग रहा है। किसके सहयोग से आयोजित हुआ है? तो पंचायती राज विभाग और यूनिसेफ राजस्थान के सक्रिय सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? IIT जोधपुर में किया गया है। कब से कब तक? 2 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना, पंचायत स्तरीय नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार करना, साथ ही सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। IIT जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था, पंचायती राज विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था, जो कि 2 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। उद्देश्य क्या है? स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना, पंचायत स्तरीय नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार करना, साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने राजस्थान के पर्यटन स्थलों के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 कौन सा? स्वदेश दर्शन 2.0 में कौन सा धार्मिक स्थल शामिल नहीं है? केंद्र सरकार ने योजना चालू करी है, कौन सी? स्वदेश दर्शन 2.0 में विभिन्न धार्मिक स्थलों का चयन किया गया है। इनमें से राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल है जो इसमें शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, दूसरा केशवराय पाटन बूंदी, तीसरा मालाशेरी डूंगरी भीलवाड़ा और चौथा सालासर मंदिर चूरू। इनमें से कौन सा इस योजना में शामिल नहीं है? वो है आपका कौन सा?
सालासर मंदिर, चूरू इसमें आपके शामिल नहीं है। बाकी खाटू श्याम जी मंदिर, केशवराय पाटन, बूंदी और मालाश्री डुंगरी गांव इसमें शामिल किए गए हैं। कौन सी योजना है? स्वदेश दर्शन 2.0। सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राजस्थान सरकार के 4 धार्मिक स्थलों के विकास कार्य के लिए 180 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। किसने? राजस्थान सरकार ने 4 धार्मिक स्थलों के विकास कार्य के लिए 180 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इसमें आपके पहला है बूंदी के केशवराय पाटन में आध्यात्मिक अनुभव के लिए। किस लिए चुना गया केशवराय पाटन को? आध्यात्मिक अनुभव के लिए। दूसरा आपके सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर को के विकास के लिए। और तीसरा आपका बीकानेर में करणी माता मंदिर के विकास के लिए। और चौथा है आपका भीलवाड़ा में मालाश्री डुंगरी के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए का बजट इसमें मंजूर किया गया है। आगे हम बात करते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में किस विधानसभा क्षेत्र ने 100% मतदान डिजिटाइजेशन में कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल ही में SIR प्रोग्राम चालू किया गया है जिसमें वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। तो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में किस विधानसभा क्षेत्र ने 100% मतदाता डिजिटाइजेशन कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पहला है आपके अनूपगढ़, दूसरा बालोतरा, तीसरा सलूम्बर और चौथा शेरगढ़। इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जिसने 100% मतदाता डिजिटाइजेशन करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो है आपका कौन सा? सलूम्बर। सलूम्बर ने प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है। डिजिटाइजेशन और मैपिंग में राजस्थान देश भर में अव्वल राज्य है। पूरे देश भर में अपना राजस्थान अव्वल राज्य पे डिजिटाइजेशन करने में। आगे हम बात करते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तरीय 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? क्या क्वेश्चन है आपका? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तरीय 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? इस अभियान के लिए जो समिति गठित की गई है इसका अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री और भूजल निर्देशक। तो कौन है? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है। किसके? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? आपके मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर, कौन सा अभियान? कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित हो रहा है। किस अभियान से प्रेरित होकर? कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर कौन सा अभियान चालू किया गया? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जल संरक्षण, संवर्धन एवं भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तक प्रदेश में 14,500 जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित की जा चुकी है। में राजस्थानियों, भामाशाह, क्राउड फंडिंग और CSR के सहयोग से 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये जो अभियान चल रहा है कर्म भूमि से मातृभूमि, इसमें जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कितनी? 4 साल में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण इसमें किया जा चुका है। इस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस अभियान के संचालन हेतु 31 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। प्रभावी समन्वयन और मॉनिटरिंग के लिए 20 सदस्यीय निर्देशन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वह आपके मुख्य सचिव। संचालन हेतु जो समिति है उसका अध्यक्ष है मुख्यमंत्री जी। और प्रभावी समन्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जो 20 सदस्यीय निर्देशन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? आपके मुख्य सचिव। जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में 17 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। और अभियान का अगर नोडल विभाग की हम बात करें तो भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। कौन सा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का नोडल विभाग कौन सा है? वो है आपका भूजल विभाग, जिसका उद्देश्य है कि 4 साल में
45,000 जल संरचनाओं का निर्माण करना इसका मुख्य लक्ष्य है। में 3 समितियां गठित की गई थी। पहली संचालन हेतु, जिसका अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। दूसरा समन्वयन और मॉनिटरिंग के लिए 20 सदस्यीय समिति की पूछे अगर उसके मुख्य सचिव, और जिला स्तर पर पूछे तो उसके कलेक्टर की अगुवाई में होगा। इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें आपके 17 सदस्य शामिल होंगे। और नोडल विभाग की हम बात करें तो भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। आगे हम बात करते हैं सुश्री दीपाली शर्मा। कौन? सुश्री दीपाली शर्मा को वर्ष 2025 में राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? किसको? दीपाली शर्मा को राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान, दूसरा खेल, तीसरा चित्रकला और चौथा संगीत। तो चित्रकला के लिए सुश्री दीपाली शर्मा को राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस क्षेत्र के लिए? तो कला में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे हम बात करते हैं 3 से 4 दिसंबर को राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? कौन सा? राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। इनमें से कहाँ पर आयोजित हुआ था? हुआ था आपके कहाँ पर? जोधपुर में मारवाड़ी अश्व शो का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 3 से 4 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान मिलेगा, जबकि 1 से 2 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज अनुदान कितना मिलेगा? क्या पूछा है? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत 1 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान मिलेगा, जबकि 1 से 2 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज अनुदान कितना मिलेगा? एक करोड़ रुपए तक कितना है? 6%। और 1 से 2 करोड़ रुपए तक ऋण पर ब्याज अनुदान कितना मिलेगा? पहला ऑप्शन है 2%, 4%, 6% और 8%। 1 करोड़ तक 6% है, तो 1 से 2 करोड़ में कितना? 4% का इसमें ब्याज अनुदान आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करें ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 की, तो व्यापार को नई उड़ान देने के लिए इसको लागू किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती और व्यापारिक सुधारों को इसमें बढ़ावा मिलेगा। किसमें? एमएसएमई सेक्टर को मजबूती और व्यापारिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 की हम बात करें तो इसमें छोटे व्यापारियों को बड़ा ट्रेड, ई कॉमर्स व लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने के अवसर इसमें मिलेंगे। जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको बड़े ट्रेड और ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। राज्य की 10.5 लाख से अधिक व्यापारियों को ध्यान में रखकर निवेश बढ़ाया जाएगा और नए रोजगार इसमें सृजित किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों के लिए बाजार उपलब्धता और ऋण सुविधा में सुधार इसमें किया जाएगा। क्या उद्देश्य इसमें? छोटे व्यापारियों के लिए बाजार उपलब्धता और ऋण सुविधा को प्रदान की जाएगी। आगे हम देखते हैं तो 1 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान मिलेगा। कितना? 4% ब्याज अनुदान मिलेगा। इसमें महिला, एससी, एसटी एवं दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें पूछ सकता है भाई 1 करोड़ तक कितना परसेंट, 1 से 2 करोड़ तक कितना परसेंट, महिलाओं, एससी, एसटी के लिए कितना परसेंट अनुदान इसमें दिया जाएगा? 1 करोड़ तक 6%, 1 से 2 करोड़ तक 4%, महिला, एससी, एसटी और इनको 1% अधिकतम भुगतान अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसमें उपभोक्ता बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों में निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसमें? बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापार में निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
तो कितना अनुदान मिलेगा? 1 करोड़ तक 6%, 1 से 2 करोड़ तक 4%, और महिला, SC/ST दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान इसमें दिया जाएगा। ये लगभग 7% और ये 5% का अनुदान इसमें दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, खनन विभाग ने बेस मेटल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया के लिए किन जिलों को चयनित किया है? इसमें खनन विभाग ने बेस मेटल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया के लिए किन जिलों को चयनित किया है? पहला ऑप्शन आपका जयपुर, भरतपुर, टोंक, दूसरा बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, तीसरा अलवर, नागौर, जालौर, और चौथा कोटा, बूंदी, धौलपुर। तो किन जिलों को चयनित किया है बेस मेटल ब्लॉक की नीलामी के लिए? वो किया आपके किसके? बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन 3 जिलों को बेस मेटल ब्लॉक नीलामी के लिए चयनित किया गया है। इसमें आपके सामान्य उपकरण की धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, उनकी नीलामी को इसमें शामिल किया गया है। कौन से जिले हैं? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं, 5 से 18 दिसंबर 2025 को महाजन बीकानेर में अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास में कौन कौन से देश इसमें शामिल है? कौन सा? हरिमो शक्ति 2025 में कौन कौन से देश इसमें शामिल है? भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, भारत और मलेशिया, भारत और नेपाल। कौन कौन इसमें शामिल है? तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास हो रहा है। किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, कहां पर? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। कहां पर? बीकानेर में 5 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 5 से 18 दिसंबर तक बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण है? यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है, यानी कि भारत और मलेशिया के बीच युद्ध का 5वां अभ्यास का 5वां संरक्षण है। इसमें भारत कौन ले रहे हैं? तो भारत और मलेशिया इसमें भाग ले रहे हैं। किसमें? हरिमो शक्ति 2025 में। भारतीय दल में डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां इसमें शामिल है। और हम मलेशिया की बात करें तो रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन की टुकड़ियां इसमें शामिल है। किन किन के मध्य हो रहा है? तो भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है। कौन सा अभ्यास? हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास। और कहां पर हो रहा है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से 18 दिसंबर तक इसका आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 5 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार ने गन्ने की MSP में कितने वृद्धि की है? इसमें राजस्थान सरकार ने गन्ने की MSP मूल्य में कितनी वृद्धि की है? पहला ऑप्शन है आपका 10 रुपए, 12, 15 या 20 रुपए। कितनी वृद्धि की है? वो की आपके कितने? 15 रुपए की इसमें वृद्धि की है। किसमें? गन्ने के MSP मूल्य में 15 रुपए की वृद्धि की है। अगर हम देखें कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है, तो मुख्यमंत्री ने गन्ने के MSP में 15 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की घोषणा की है। कितनी? 15 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की घोषणा की है। अगेती किस्म की भी 391 रुपए थी, जिसको 406 प्रति क्विंटल की गई है। पछेती किस्म में 401 थी, जिसको 416 प्रति क्विंटल की गई है। और मध्यम किस्म की में 386 थी, जिसको बढ़ाकर 401 प्रति क्विंटल की है। कितनी वृद्धि की है? तो 15 रुपए प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि की है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान नई पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी कब दी है? कौन सी? राजस्थान नई पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी कब दी है? 26 नवंबर 2025, 3 दिसंबर 2025, 2 अक्टूबर 2025, 31 अगस्त 2025। राजस्थान नई पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी कब दी गई है? वो दी गई आपकी कब? 3 दिसंबर 2025 को इसको मंजूरी दी गई है। देख सकते हैं आप 3 दिसंबर 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस नीति की हम बात करें तो राजस्थान में 3 दिसंबर को इसको मंजूरी मिली है। पर्यटन में निवेश बढ़ाना, प्रमुख स्थलों की कनेक्टिविटी सुधारने, स्वच्छता, सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करना इसका प्रावधान किया गया है। साथ ही धार्मिक पर्यटन मार्ग, वन व धार्मिक क्षेत्रों के पास पर्यटन हब, होम स्टे जैसी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
पीपीपी मॉडल पर प्रोजेक्ट्स, स्किलिंग सेंटर्स, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, सांस्कृतिक विरासत, तो क्राफ्ट म्यूजियम, मोबाइल ऐप और डिजिटल संग्रहालय इसमें विकसित किए जाएंगे। किसमें? पर्यटन नीति में इन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही पर्यटन प्रोजेक्ट्स की अनुमति के लिए सिंगल वेब पोर्टल होगा। कौन सा? पर्यटन प्रोजेक्ट्स की अनुमति के लिए एक सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें एयर कनेक्टिविटी के लिए फंडिंग, बड़े मेले उत्सवों का आयोजन और एस्ट्रो एडवेंचर, फूड व वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा इसमें मिलेगा। साथ ही सुरक्षा के लिए कॉल सेंटर, टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स, पैनिक बटन सिस्टम, सीसीटीवी और फीडबैक व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए नई पर्यटन नीति लागू की गई, जो कि 3 दिसंबर 2025 को हुई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 5 दिसंबर 2025 को शिलान्यास फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण पर कितनी राशि खर्च होगी? क्या है? 5 दिसंबर 2025 को शिलान्यास फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण पर कितनी राशि खर्च होगी? पहले आपका 300 करोड़, 647 करोड़, 695 करोड़ या 75 करोड़। तो फिरोजपुर फीडर के लिए कितनी राशि खर्च होगी? वो होगी आपकी 647 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगी। और ये कब हुआ इसका शिलान्यास? तो गंग नहर शताब्दी समारोह के आयोजन पर इसका घोषणा की गई है। अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर के साधुवाली में गंग नहर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? श्री गंगानगर के साधुवाली में गंग नहर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है, जिसके शिलान्यास के अवसर पर फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए घोषणा की गई। जो कितना बजट है? 647 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें 5 दिसंबर ही क्यों, तो 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने, किसने? महाराजा गंगा सिंह ने मरुस्थल को हरा भरा बनाने हेतु गंग नहर का शिलान्यास किया था। कब किया था? 5 दिसंबर 1925 को किया था। इसके 100 वर्ष पूरे होने पर गंग नहर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास पर फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए घोषणा की गई है। इस फीडर में राजस्थान व पंजाब की संयुक्त भागीदारी से फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास 5 दिसंबर 2025 को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 647.62 करोड़ इस परियोजना की कुल लागत है, जो कि राजस्थान और पंजाब की संयुक्त भागीदारी में किया जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान और पंजाब की हिस्सेदारी कितनी है, तो राजस्थान की हिस्सेदारी है 268.50 करोड़ और पंजाब की हिस्सेदारी कितनी? 379.12 करोड़। कितनी? 379.12 करोड़ पंजाब की हिस्सेदारी है। 41.46% राजस्थान का है, 58.54% पंजाब की हिस्सेदारी के साथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। नहर पुनरुद्धार कार्य कुल 1717 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की गई। नहर पुनरुद्धार कार्यों में 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई है। इन पुनरुद्धार कार्यों को अक्टूबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी घोषणा की गई? 1717 करोड़ की घोषणा की गई है और अक्टूबर 2027 तक लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम देखते हैं कौन कौन सी परियोजना इसमें शामिल है, तो 647 करोड़ की फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण, 300 करोड़ का बीकानेर केनाल का पुनरुद्धार, 695 करोड़ का 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन और 75 करोड़ का क्षतिग्रस्त नहरों का व नकारा खालों का पुनर्निर्माण इसमें शामिल है। इन योजनाओं के लिए 1717 करोड़ का घोषणा की गई, जिसको अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? अक्टूबर 2027 तक। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी एनआरआर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत किस प्रकार की सेल स्थापित की जाएगी? कौन सी? नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी 2025 के अंतर्गत किस प्रकार की सेल स्थापित की जाएगी? हेल्थ सेल, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल, एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेल और कल्चर इवेंट सेल। कौन सी सेल इसमें स्थापित की जाएगी? तो की जाएगी आपके नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। कौन सी? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल इसमें स्थापित की जाएगी।
एनएनआर पॉलिसी 2025 भजन लाल शर्मा की सरकार की प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक बड़ी पहल है। इसकी घोषणा कब की गई है? 3 दिसंबर को इस पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसमें ट्रेड पॉलिसी, पर्यटन पॉलिसी भी इसमें शामिल है। तो प्रवासी राजस्थानियों से आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा। इस पॉलिसी के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों से आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा। साथ ही इसमें एनआरआर इन्वेस्टमेंट सेल एवं एडवाइजरी काउंसिल सेल का गठन इसमें किया जाएगा। कौन सी? इन्वेस्टमेंट सेल और एडवाइजरी काउंसिल का इसमें गठन किया जाएगा। प्रवासी दिवस एवं सम्मान अवार्ड्स का इसमें आयोजन किया जाएगा। साथ ही निवेश ज्ञान आदान प्रदान और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई गति इस पॉलिसी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार की कैबिनेट में 3 दिसंबर को 3 पॉलिसियां लागू की गई, जिसमें एनआरआर पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और नई पर्यटन नीति इसमें शामिल है। जबकि हमने बात करी है तीनों पॉलिसी की। इस प्रकार हमने दिसंबर माह के पहले सप्ताह के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश की है। इसमें राजस्थान सरकार की परियोजना, पुरस्कार, साथ ही नई नई पॉलिसी इसमें शामिल है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।